Hello everyone, welcome to S छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। पिछले हमने 5 लेक्चर्स में मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है, उसके टाइप्स और उनके टाइप्स की प्रॉपर्टीज़, और वो कैसे हमारे पास आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या थ्योरी एग्जाम में कैसे यूज़ आते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सब डिस्कस किया था। सो अभी हम बिना अपना टाइम वेस्ट करते टॉपिक पे आते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डिटर्मिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। पहले हमने मैट्रिक्स का जो भी प्रॉपर्टीज टाइप्स सब पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं इसकी वैल्यू मैट्रिक्स की। देखो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, यानी हमारे पास ये देखो आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ, ये हमने लिखा था शॉर्ट फॉर्म में, इसको कैसे लिखते हैं, ऑफ ऑर्डर n, कोई भी n इंटू एन मैट्रिक्स है जिसको अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम सिंपली इसको ऑर्डर n या m जो भी हम ले रहे हैं ऑर्डर, उस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ ऑफ ऑर्डर n, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n की, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये कहना चाहता है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू है या एक नंबर है, भले वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, जो एक नंबर एसोसिएट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स की एक वैल्यू है। और जैसे इसमें बता रखा है AIJ क्या है, आईजेथ एलिमेंट ऑफ A, ये हम सब पढ़ चुके हैं कि क्या एलिमेंट क्या होता है और इसके I और J क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1, और ये जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। ये मान लो कोई मैट्रिक्स है A मेरे पास, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे शो करते हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसे दोनों साइड मोड लगाते हैं, ये भी क्या होता है डिटर्मिनेंट। और प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दोनों साइड ऐसे सिंबल मोड की फॉर्म में, और बीच में वही क्या मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स एंड डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट A, और इस तरह से। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई डेफिनेशन कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम सीखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। सबसे पहले हम देखो डिफरेंट ऑर्डर। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, डिटर्मिनेंट जो पॉसिबल है वो किसके अंदर पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो अब मान लो ऑर्डर 1 है, मैंने आपको बोला था ऑर्डर 1, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है 1 1 ही एलिमेंट होगा, इसका ऑर्डर हो गया यानी 1 इंटू 1 के लिए। मेन हम पढ़ते हैं ऑर्डर 1 2 और 3, मगर अगर हमने इनके ऑर्डर 1 2 और 3 तीनों की निकालनी सीख ली, फिर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई आगे ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर निकालने के लिए। बट जो जनरल हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में भी जिनके आते हैं वो मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक ही आता है, 2 ऑर्डर और ये 3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर 1 की। ऑर्डर 1 यानी मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है जिसका एक ही एलिमेंट है, और ये इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1, एक ही एलिमेंट है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये देखो डिटर्मिनेंट को हमने ऐसे शो किया, साइन लगाया इक्वल्स टू, मेरे पास हम इसको डेल के फॉर्म में भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट को। तो आपको ये चारों फॉर्म है डिटर्मिनेंट लिखने की, तो किसी भी फॉर्म में आपको मान लो क्वेश्चन दिया होता है, आप बोले कि ये चीज़ क्या दिया हो, सीधा बोले तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है, डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है वही मेरे पास क्या होगा, उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू, जो 1 इंटू 1 ऑर्डर की जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है तो उसका डिटर्मिनेंट यानी जो उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, वही एक सिंगल एलिमेंट। बिल्कुल ईजी है। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने के एग्जाम्पल, जितने अच्छे से एग्जाम्पल लेना चाहो। अगर किसी स्टूडेंट को खुद एग्जाम्पल भी बनाने तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वो खुद बनाए एग्जाम्पल फिर उसको सॉल्व करके देखे, उससे स्टूडेंट को बहुत जल्दी क्लियर होता है और अच्छे से क्लियर होता है। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली है A यहाँ पे, जिसका एलिमेंट क्या है 1, ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1, तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 1 ही। जैसे 2 है मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट क्या है, तो इसकी मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा B का 2। क्लियर। अब हमारे पास आगे आता है
टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो हम सीखेंगे करते कैसे, बाकी इसका क्या कहते हैं हम डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं इसमें फॉर्मूला। मान लो मेरे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स की 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट का इंटू माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट का। ये देखो A11, A22 माइनस A12 और A21। कुछ ऐसे भी फॉर्म में लिखते हैं कि ABCD हमारे पास 4 एलिमेंट्स है 2x2 मैट्रिक्स के, तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होता है A इंटू डी माइनस बी इंटू सी। अगर हम वैसे देखें तो इसको डिटर्मिनेंट को हम शो कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाना है, डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते वक्त थ्योरी पेपर में डिटर्मिनेंट निकालते वक्त मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे, तो वो डायरेक्ट ही गलत हो जाता है। ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, डायरेक्ट आपको ऐसे ही निकालना, ठीक है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ये ले रखा है, मैट्रिक्स लिखेंगे, ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए साइन लगाने, ये तो मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दे दी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इस तरह से डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, एलिमेंट्स लिखे वही प्लेस पे, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने सीखा है फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को इंटू माइनस सेकेंड और थर्ड एलिमेंट को, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, तो मेरे पास ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। इसी तरह से हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 1 0 1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट का हमने साइन लगाया 1 0 1 2, तो क्या आ गई वैल्यू 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, और यहाँ पे 2 माइनस इक्वल्स टू 2। तो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू है, भले ही वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अभी तक हमने जैसे कोई भी एग्जांपल लिए हैं, ये जो हमने एग्जांपल है इसमें क्या है, एलिमेंट्स क्या है, रियल है। मान लो इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी आ जाए तो उसका आंसर वैसे कॉम्प्लेक्स। मान लो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास ये सिंपल ऐसे ही सॉल्व करना है ABCD तक, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने 2 मैट्रिक्स के सॉल्व कर लिए, थर्ड और फोर्थ भी सेम ऐसे ही है। आप एक ये डी मैट्रिक्स देखो, डी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 1 2 1, मतलब दो क्या है कॉलम सेम आ रहे हैं, तो हम इसको भी कैसे करेंगे, अभी हम इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 0। अभी इसकी हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि मान लो कोई भी दो रो, मिनिमम दो रो या कोई दो कॉलम सेम आ जाते हैं, उसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं 0। भले आप सॉल्व करके देख लो या वैसे भी हम उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जैसे ये दे रखा है, तो आप इसकी अगर मान लो ये तो 2 इंटू 2 का है तो अपने को जल्दी हो गया, मान लो ये 3 इंटू 3 कैसे फॉर्म में दिया होता है कई बार कि आपको डायरेक्ट बोलो सॉल्व करने में हमारा मिनिमम, अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो हमारे पास टाइम कितना लगेगा 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 1 मिनट है हमारे 30 सेकंड्स में भी कर ले तो कर ले स्टूडेंट जिसकी स्पीड अच्छी है। बट अगर हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी पता है तो कितने सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो हमारा वो टाइम बचता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमारे लिए मैटर क्या करता है, टाइम। तो अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और साथ में हमें टाइम कैसे बचाना है वो भी आना चाहिए। देखिए तो अगर जैसे ई भी ऐसे ही है, ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1 और बाकी उसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या है 0। तो एक चीज याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1, भले वो 1 इंटू 1 की है या 2 इंटू 2 की या 3 इंटू, जैसे अभी हमने 1 इंटू 1 के लिए देखा था, ये एक ही एलिमेंट है इसके अंदर,
ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 into 1 ऑर्डर की, तो इसका हमने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, कोई भी भले किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हो तो उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिखेंगे 1। तो हमारे पास 2 डायरेक्ट रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स के बारे में, बात कर रहे थे कि ये तो रियल है। मान लो अगर कोई मैं कोई कॉम्प्लेक्स भी दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, मैं 2 into 2 की बात कर रही हूँ अभी, 1 आयोटा 2 माइनस आयोटा। मान लो मैंने कोई ये मैट्रिक्स ले ली, चलो मैं इसको भी ये 2 आयोटा ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे आएगा, 1। आपको देखो ये मैं भी कोई भी रैंडम मैंने एग्जांपल लिया, आप भी ऐसे एग्जांपल बनाए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर देखो आपको कैसे क्लियर नहीं होती कोई भी मैट्रिक्स। यही था। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू फोर्थ एलिमेंट 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा। थोड़ा ध्यान से करना है, कई बार यहाँ पे भी माइनस होता है तो माइनस माइनस उसके अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बनकर आया, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यही बन के आया। तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हम पढ़ेंगे अभी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, और आयोटा क्यूब, जिसको नहीं आता जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे इसके बारे में सब डिस्कस होगा, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होती है 1। ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम यूज करें, तो मेरे पास ये क्या आ गया, माइनस आयोटा और -2, और आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो प्लीज़ इसको ब्रैकेट को जितना हो सके यूज़ करो, कुछ स्टूडेंट्स ब्रैकेट को हटा देते हैं जिसकी वजह से उनके माइनस प्लस की वजह से सारा आंसर गलत आता है। ये क्या हो गया, +2। ठीक है, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आई है, इसको हम सही से लिखे तो क्या बनेगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अभी हमने ये देखा था डिटर्मिनेंट एक कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू है, भले वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो वो वैल्यू। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हम सॉल्व करना सीखते हैं ऑर्डर 3 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है। सारी प्रॉपर्टीज देखो, ऑर्डर 1 के लिए डिटर्मिनेंट निकालना और ऑर्डर 2 के लिए निकालना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था। मेन अब हमारी बारी आती है ऑर्डर 3 को निकालने के लिए। ऑर्डर 3 के लिए कैसे निकालते हैं, देखो जो हम डिटर्मिनेंट, मान लें मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली 3 into 3 के ऐसे जनरल मैट्रिक्स, इसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम की हेल्प से निकाल सकते हैं, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम की हेल्प से। देखो जब भी हम 3 into 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम कोशिश करते हैं वो रो लें, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट रो से ही सॉल्व हो जाए मोस्ट ऑफ, बाकी हम कोई भी रो या कॉलम यूज करेंगे आंसर उसका सेम आएगा। जैसे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ये सब भी डिस्कस होगा, और हम वो रो या वो कॉलम लेना चाहेंगे जिसके अंदर जीरो ज़्यादा होंगे। अभी तो हम जनरल मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म ली है, तो जिसको हम सॉल्व करना भी सीख रहे हैं। तो मैं आपको एक टिप दे रही हूँ अभी से ही कि कोई भी हमें डिटर्मिनेंट 3 into 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम यूज़ करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरो हो, कोई वो रो या वो कॉलम जिसके अंदर मैक्सिमम जीरोज हो, ताकि हमारे पास वो पार्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। अब हम करना सीखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैंने सबसे पहले लिया, जनरली मैंने लिया फर्स्ट रो की हेल्प से लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, A11 A12 A13 लिख दिया। अब क्या करना है, इसके आगे मेरे पास लगेगा प्लस, कैसे, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, कैसे लगेगा वो बता रही हूँ।
A11 एलिमेंट, एलिमेंट का नंबर देखो। अब हमारे पास बेसिक चीज़ें का ज़रूरत है, यहाँ पे नीड है वहाँ की, जो हमने पहले सीखी थी ये चीज़ स्टार्टिंग में कि A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, 1 क्या है, 2 क्या है। अब देखो हमें कोई भी बीच में एलिमेंट, वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसके अंदर ये कोई बताएगा कि एलिमेंट नंबर क्या है, तो वो हमें खुद पता होना चाहिए, हमें निकालना आता है। तो देखो A11 एलिमेंट है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, -1 की पावर में 1 + 1, तो मेरे पास क्या आ गया, -1 की पावर में 2, तो ये क्या आएगा, +1। तो ये मैं इसके आगे लगा दिया +1। इसी तरह से जब A12 की बात करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, A12 के लिए चेक करो, -1 की पावर में 1 + 2, तो -1 की पावर 3 क्या होती है मेरे पास, -1। तो मैंने सेकंड एलिमेंट के आगे क्या लगाया है, माइनस का साइन। देखो इसी तरह से मैं जब थर्ड एलिमेंट के आगे क्या है, प्लस, क्योंकि उसमें क्या आई और जे को जब प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा, 4। -1 की पावर 4 क्या होगी मेरे पास, 4 + 1, ये तो -1 हो गया। और इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। मेन हमें जो ये प्लस माइनस निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, -1 की पावर आई + जे, किसी भी AJI एलिमेंट के लिए। एलिमेंट को हम ऐसे ही लिखते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ये हमने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिए, कैसे लिखे, प्लस और माइनस, क्लियर हो गया हमारे पास। इस फॉर्मूले के फॉर्म में हम प्लस माइनस लगाएंगे। सबसे पहले जो भी हमने रो या कॉलम यूज़ किया है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो यूज़ की है, तो मैंने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं। एक डिस्टेंस पे लिख दो क्योंकि हम आगे भी सॉल्व करेंगे, तो उसके आगे हमें प्लस और माइनस साइन लगाना है। वो कैसे लगाना है वो भी सिखा दिया अभी। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें माइनर्स निकालने हैं। माइनर होता है मेन जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम हाफ, मतलब जैसे ये मेरे पास पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी छोटी मैट्रिक्स लूंगी, मतलब माइनर पार्ट लूंगी उस मैट्रिक्स का, और उसका डिटर्मिनेंट ये आते हैं मेरे पास माइनर अभी कोफैक्टर भी अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बट अभी थोड़ा सा अभी यूज़ हो रहा है, उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट आना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो देखो देखे क्या करना है, मान लो जब मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, ठीक है, तीनों एलिमेंट यूज़ किए यहाँ पे, तीनों के प्लस माइनस, जब मैंने ये एलिमेंट लिया तो मेरे को ये रो और ये कॉलम को छोड़ना है। तो मेरे पास क्या बचा, A12, A22, A23, A32 और A33, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्लियर। जब मैंने, ध्यान से देखो, जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, जो भी एलिमेंट लिया है उसकी रो और उसकी कॉलम को हम छोड़कर आगे जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जब मैंने ये सेकंड एलिमेंट लिया, यहाँ पे देखो इसको यूज़ किया, तो इस रो को और इस कॉलम को हम ड्रॉप करेंगे, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या बने, A21, A23, A31, A33, यही लिखा हमने, इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, ये मेरे पास माइनर आ गया। इसी तरह से जब मैंने थर्ड एलिमेंट लिया, इसकी रो और इसका कॉलम, तो मेरे पास क्या बचा, A21, A22, A31 और A3, इसका हम माइनर निकालेंगे। अब मैंने आपको जस्ट ऊपर वाले पार्ट में क्या सिखाया, 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फोर्थ एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट। देखो वही है, इसमें भी ऐसे, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ये बोला है कि हम डिटर्मिनेंट किसी भी रो की हेल्प से या किसी भी कॉलम की हेल्प से निकाल सकते हैं। कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट रो से ही करना है या फर्स्ट कॉलम से। वो मैंने आपको एक प्रायोरिटी बताई है कि हम वो वाली रो या वो कॉलम प्रायोरिटी में रखते हैं जिसमें जीरोज होते हैं। अभी हम जनरल देख रहे हैं, मैंने इसी तरह से इसको एक फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड करके बताया है। कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम क्या है मेरे पास, यही है फर्स्ट कॉलम,
ये है फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले हमने 3 मैट्रिक्स के 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि जो भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उसको लिख लो, A11 A21 A31। अब इसके सामने हम एक सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसके साइन लगाना। A11 मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ये है हमारे पास फॉर्मूला कि कोई भी एक AIJ एलिमेंट है तो उसके लिए हम -1 I प्लस J। तो 1 के लिए क्या करेंगे, -1 का 1 + 1 2, -1 देखा है कि -1 की पावर में अगर इवन आ गया तब तो पॉजिटिव, अगर ओड आ गया तो नेगेटिव। अब देखो इसके लिए मेरे पास क्या आया, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे फिक्स रूल नहीं है कि कई अगर हम कोई दूसरी रो से फॉर्म, जैसे अगर मैंने सेकंड रो ली तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये मत आप फिक्स कर लेना कि प्लस माइनस प्लस ऐसा ही फॉर्म में आएगा। नहीं, हमारे पास रूल है तो हम उस रूल को यूज़ करते करेंगे। बस वही है कंसेप्ट, जितने क्लियर रखोगे उतना सही है। आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में घुमा कर दे दे, आपको करना आना चाहिए। अब देखो क्या किया हमने, एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, जो मैंने एलिमेंट लिए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले एलिमेंट लिया A11, तो मैंने इसमें क्या सोच बताया था कि इसकी रो और इसके कॉलम को हम छोड़ के जाएंगे। तो ये 1 एलिमेंट है, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, मेरे पास एलिमेंट क्या बचे, ये 4। तो इसको मैंने इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद मैंने लिया A21 क्या है यहाँ पे, इसकी रो छोड़ी, इसका कॉलम छोड़ा, तो मेरे पास एलिमेंट क्या बचा है, A11 A13। देखो जब मैंने इसकी रो और इसको कॉलम छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचा, A12 A13 A32 और A33, यही है। इसी तरह से अगर मैंने थर्ड एलिमेंट के लिए किया तो इसकी रो इसको कॉलम ड्रॉप करके मेरे पास ये आ जाएगा। और 2 × 2 का डिटर्मिनेंट निकालना अभी हमने सीखा ही है, कैसे, ABCD कोई भी 4 एलिमेंट्स है, 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस साइन का ध्यान रखना कि मैट्रिक्स लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, तो AD - B × C यह निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो हम जनरल देख रहे थे। इसमें देखो ये मैंने सारे इसके मेथड्स लिख रखे, कैसे सॉल्व करना है, जो मैंने आपको वर्बली बता दिया है वही हम सब करते हैं। अब जैसे मैं इस पर कोई एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, जैसे मैं सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही ले लूँ। मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, मेरे पास फिक्स्ड 1। तो अभी हम सॉल्व करके देख ले, तो इसी को एक प्रूफ भी हो जाएगा हमारे पास। देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये तो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम क्या लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे इसका। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले अभी क्या सिखाया था, 1। मैं मान लो फर्स्ट, देखो मैंने कहा था प्रायोरिटी आप जीरोस भी ले सकते हो। अब देखो सब में 2 2 जीरो ही है, किसी भी रो ले लो, किसी भी कॉलम में, फर्स्ट रो की हेल्प से कर लो। तो 1 -0 और +0 मैंने ऐसे लिख दिया। अब जब मैं माइनर को सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0। जब मैंने ये लिया तो ये जस्ट मान लो, जैसे मैं अभी फर्स्ट कॉलम ले रही हूँ तो इसका ये रो और इसका ये कॉलम रहेगा, तो मेरे पास क्या बचा, 1 0 0 1। और 0 के माइनर में क्या बचा मेरे पास, इसी तरह से मेरे पास इसके लिए बचेगा ये रो छोड़, ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ी, तो मेरे पास क्या बचा, 0 0 0 1। और थर्ड के लिए मेरे पास क्या सेव हुआ, मैंने ये चीज़ ले ली, 0 1 0 0।
देखो पहले तो हमें सीधी सीधी पहली बात तो यही क्लियर हो गया कि इसके बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या है 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरे को क्या देगा, अंदर माइनर कुछ भी हो पूरा का पूरा पार्ट मेरे को देगा 0, तो ये तो मेरे लिए खत्म ही हो गया, मेन ये बचा, तो ये क्या बचा 1 इंटू में माइनर 1 इंटू 1, तो इसका माइनर मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 0, ये मेरे पास माइनर में क्या बन गई, वापस आइडेंटिटी बन गई, इसके लिए मैंने क्या देखा था 1 इंटू 1 माइनस 0, तो क्या आ गया मेरे पास 1। क्लियर। इसी तरह से आप कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर उसके रो और कॉलम को चेंज कर दे जाए। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके मैंने रो और कॉलम चेंज कर दिए, क्या मतलब हुआ इसका, मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया उस मैट्रिक्स का, ये हमने पढ़ा है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि ट्रांसपोज ए जो इनिशियल मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। अब सीधा सीधा कंसेप्ट भी दे सकते हैं, रट्टा मारने से बेटर है कि देखो मैंने अभी आपको बोला था कि हम कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकाला तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हेल्प से निकाल सकते हैं, हमारे लिए कोई बिग डील नहीं है। तो जब उसका रो और कॉलम कोई वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है, इसके अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, चेंज क्या हुआ है इसकी एलिमेंट फर्स्ट, जैसे इसमें फर्स्ट रो था मैंने ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने ए है तो इसका ये ट्रांसपोज किया तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट ये सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो थी थर्ड कॉलम बन गया। तो इसमें क्या कहना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ कैसे चेंज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सिर्फ रो और कॉलम एलिमेंट्स चेंज होते तो हमारे लिए बात अलग थी। तो हम इसके लिए जनरली जो हमारा रिजल्ट वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है, देखो ये कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे अभी तुमने उसमें बोला था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। अब वो बोल रहा है कि कोई भी किसी दो रो को इंटरचेंज कर दिया, किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट का मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, उसके अंदर वैल्यू सेम होगी बट हमारे पास माइनस साइन बीच में ऐड होगा। मैंने एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लिया है, कोई भी डेल लिख दो या इसको कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस फॉर्म में लिख दो। ये मैंने इसके कोई भी एलिमेंट्स ले लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, हम कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, मैंने जनरली किया। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, फर्स्ट रो से निकाला है प्लस माइनस प्लस, इसके लिए मैंने माइनस की फॉर्म में जो वैल्यू निकाली और इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, मैंने फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये बन के आ गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू तो पूरी की पूरी यही रही बट मेरे पास आंसर में माइनस क्या हो गया, एक ऐड हो गया। इसका कोई एग्जांपल लेके करते हैं। मान लो मैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का लेती हूँ, मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 3 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 3 6, तो क्या मेरे पास आ गया -2। इसी तरह से मैं इसका ट्रांसपोज नहीं, इसी अगर मैंने इस मैट्रिक्स का इंटरचेंज कर दिया, मैंने इसको इसके रोज इंटरचेंज कर दिए, फर्स्ट रो को सेकंड पे लेके सेकंड की जगह फर्स्ट रो को लेके, मैंने ट्रांसपोज नहीं किया है, कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया, तो ये वैल्यू आई। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1, तो क्या आ गया 4, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस, मतलब मेरे पास वैल्यू सेम है बट साथ में माइनस साइन ऐड हो जाएगा अगर मैं किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूंगी। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहा है कि कोई भी दो या रो, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0।
अभी मैंने ऊपर आपको जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी सिखा रही थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं तो मेरे पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। बाकी जनरल फॉर्म में मान लो इसमें क्या है, दो ये कॉलम सेम है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, ना कि मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की। अब आ रहा है फोर्थ, if each element of a row or a column of a determinant is multiply a constant k, then its value get multiplied by k। अब देखो देखो पहले हमने मैट्रिक्स में क्या चीज पढ़ी थी, दोनों को थोड़ा सा ध्यान से। मैट्रिक्स मैंने आपको ये बोला था कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, मैंने इस मैट्रिक्स को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, पूरे के पूरे एलिमेंट से सम हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करके 2 4 6 8। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि मैं अगर k जो है वो मेरी एक रो के अंदर ही आए, अगर देखो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मेरे को हर रो के लिए या तो रोज ले लो या कॉलम ले लो। जैसे मान लो मैं रो की फॉर्म कर रही हूँ तो मुझे अगर पूरे मैट्रिक्स में पहले मैं फर्स्ट रो के लिए जो मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो एक के मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रो के लिए दूसरा के अलग लेना पड़ेगा, तो टोटल। तो अगर मुझे पूरी इस डिटर्मिनेंट मान लो पूरी इस डिटर्मिनेंट के अंदर मुझे के को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे के को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। और अगर मैं इसी मान लो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है, अगर इसमें से मुझे कॉमन भी लेना है तो मैं एक एक रो से या कॉलम की फॉर्म से ही लूंगी। मैं रो की बात कर रही हूँ, अब या तो रो फिक्स ले लो या कॉलम ले लो। एक चीज ऐसे नहीं कि एक रो से निकाले एक कॉलम से, ऐसे नहीं, या तो कॉलम से या रो से। जैसे इसमें मैंने क्या किया, रो की निकाला तो इसमें से अगर मैं के कॉमन ले रही हूँ तो एक ही रो से निकलेगा। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले रही हूँ तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से बाहर 2 कॉमन आएगा। देखो ये के A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो मैंने अगर इसमें के कॉमन लिया है तो वो एक ही रो से ही ले पाई। इसी तरह से अगर मुझे तीनों रो से, यानी जैसे इसमें क्या है मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है अलग, इसके अंदर मेरे पास तीनों रोज में के की मल्टीप्लाई है, तो अगर मुझे इसमें से के कॉमन ले लिया तो मैंने इसमें से एक लिया के, एक इसमें से के कॉमन लिया, एक इसमें से के कॉमन लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया के क्यूब। मान लो यहाँ पे कुछ भी और एलिमेंट भी होता है, यहाँ पे कोई p होता, कोई स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता, के स्क्वायर इंटू पी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे 2 आ जाता। तो उस फॉर्म में जो मेरे को करना है, मतलब आपको समझना ये है कि मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ भी कॉमन ले रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरी ओवरऑल मैट्रिक्स पे इफेक्ट डालेगा। बट अगर हम डिटर्मिनेंट में ऐसा कर रहे हैं वो सिंगल सिंगल रो और सिंगल सिंगल या फिर सिंगल कॉलम के फॉर्म में ही काम करेगा। इस चीज़ को क्लियर रखना। मान लो मेरे पास ये 2 4 1 ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट है। इसमें से मुझे मैंने क्या किया, 4 कॉमन लिया, ठीक है, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले रही हूँ लास्ट वाले रो से, तो ये मेरे पास पड़ा है, ये क्या बन गया, ये यहीं पे बचा, तो मेरे पास बाहर क्या लिखूंगी मैं 4, ठीक है। अगर ये मुझे मल्टीप्लाई अंदर करना है तो मैं किसी भी रो से किसी भी कॉलम के फॉर्म में जैसे मुझे नीड है वैसे, अगर मैं चाहूँ तो फर्स्ट रो से भी 2 कॉमन ले सकती हूँ तो वो भी अंदर साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1 2 1 2, और ये जैसे दोनों सेम आ गया, क्या है हमारे पास दो कॉलम सेम आ गए तो ओवरऑल इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मेरे पास 0, ठीक। ये हमारे पास डायरेक्ट्स होते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर, द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। देखो अब बस यही ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स में था वो पूरी ओवरऑल मैट्रिक्स को लेके चलते हैं, डिटर्मिनेंट में हम सिंगल सिंगल रो या सिंगल सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। मान लो ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अब हम ऐसे कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसको क्या करते हैं सेपरेट, जैसे मान लो यहाँ पे सम है या माइनस है,
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको सेपरेट मैट्रिक्स बना के, कि ये वाला पार्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। जो अब जो दूसरी डिटर्मिनेंट बनेगी उसके अंदर ये पूरा पार्ट, ये इस तरह से। आप देख लो कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी एलिमेंट इसी सेम फॉर्म में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास जब हम उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास वो दो सेपरेट डिटर्मिनेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा, या हम कर सकते हैं जैसे सम के फॉर्म में लिखा है, इसी तरह से मेरे पास माइनस के फॉर्म में भी नीचे गिवन है। देखो ठीक है, इसको हम सेपरेट, बट ये नहीं ऐसा ना हो कि भाई एक में सम है और एक में मतलब एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है, तो उसको हम कंफ्यूजन नहीं, या तो माइनस माइनस का हो या प्लस प्लस का हो, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमारे पास 6 प्रॉपर्टी आ रही है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। मतलब देखो, इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं कि वो कहना चाह रहा है। अभी एग्जांपल लेंगे इसमें कि कोई भी एलिमेंट है रो या कॉलम का, और डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या, तो हम उसको इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अभी हम रैंक आइगन वैल्यू जो टॉपिक करेंगे तब अच्छे समझ आएगा। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट रो या सेकंड रो, मान लो इसके अंदर इसने ऐसा लगा दिया कि फर्स्ट रो के अंदर चेंज किया हमने, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लगानी सीखेंगे कैसे लगाते हैं, R1 प्लस R2 कर दिया। मतलब मैंने फर्स्ट रो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई R1 प्लस R2, मतलब दोनों रो को सम करके लिखूंगी, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3। हमारे पास चेंज किसके था, R1 के अंदर, या R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो हम वैसे की वैसी रहेगी। तो अब देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 इंटू 1 माइनस 0, तो मेरे पास क्या आ गया 1। और यहाँ पे निकालो, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है इसके अंदर, कोई भी इस तरह के ऑपरेशन लगाया, या तो कॉलम के थ्रू भी लगा सकते हैं या हम रो के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, इसमें जैसे यहाँ पे k की जगह मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे 1, ठीक है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, 0 इक्वल्स टू, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। तो आप देख लो, आपके सामने प्रूफ हो गया कि मैंने कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा दिया तो उसमें मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों की वैल्यू में क्या आ रहा है 1 1। ये तो देखो हमारे पास इसलिए कि जैसे कि हम आगे यूज़ करेंगे रैंक का आइगन वैल्यूज़ निकालते वक्त, तो हमें इसमें ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कभी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसको उसने स्पेसिफाई किया है। ये अभी हमें डायरेक्ट, हम इसको सिंपल एग्जांपल से हमने इसको प्रूव भी कर दिया ताकि हमें क्लियर हो, जब हम आगे यूज़ करें तो हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं और इन्वर्जन मैथड्स, उसकी वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।